सिने इंक पॉडकास्ट। नमस्कार। किताब कॉलम के साथ मैं हूं अचला शर्मा। बातें किताबों की और किताबें लिखने वालों की। कितना हसीनो जमील है शहर काबुल, पहने ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों का दामन। गुलाब भी करता है रश्क जैसे इसकी कांटेदार पलकों से। कसकती है आंखों में शहर में उड़ती हुई महीन गर्द। फिर भी मुझे इश्क है काबुल से, क्योंकि पैदा हुए हैं इसी गर्द से इल्म और मोहब्बत। क्या खूब है हर एक राह इस शहर की, जिसके बाजारों में घूमती हैं मिस्र की बग्घियाँ, जिसकी छतों पर चमकते हैं अनगिनत हसीन चांद, और जिसकी दीवारों के पीछे दमकते हैं हजार हा सूरज। काबुल, यही टाइटल है इस नज़्म का, जिसका एक नमूना मैंने आपके सामने पेश किया। ये नज़्म फ़ारसी के शायर मिर्ज़ा मोहम्मद अली साइब ने लिखी थी, जिन्हें साइबे तबरीज़ या साइबे इस्फ़हान भी कहा जाता है। शैडो सिटी अ वुमन बॉक्स काबुल की लेखिका तरन खान को लगता है कि एक अरसे से यही नज़्म काबुल के बारे में लिखी जाने वाली हर किताब, हर सफ़रनामे, हर रिपोर्टाज में जैसे काबुल का लिटरेरी शॉर्टहैंड बन गई है। यानी जो भी कोई काबुल के बारे में लिखता है, इसी नज़्म का हवाला देता है। लेकिन कौन है शैडो सिटी की लेखिका तरन खान? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैंने पढ़ाई अपनी दिल्ली में करी और लंदन में भी पढ़ाई करी है मैंने, और काफ़ी छोटी उम्र से मैं जर्नलिस्ट ही बनना चाहती थी। और मुझे बहुत दिलचस्पी थी इस दुनिया में, क्योंकि जब 1990s में जब मैं स्कूल में थी, तब उस ज़माने में अखबार काफ़ी इम्पोर्टेंट होते थे, हमारी ज़िंदगी का काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा होते थे, और बहुत अच्छे जर्नलिस्ट उस ज़माने में काम भी कर रहे थे। और संडे को जो न्यूज़पेपर्स आते थे, उनमें काफ़ी लंबी-लंबी स्टोरीज़ होती थी, बहुत इंटरेस्टिंग सोशल इश्यूज़ पे। मुझे लगता था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीक़ा है दुनिया में होने का, दुनिया देखने का, दुनिया को इंटरप्रेट करने का। तो मुझे काफ़ी दिन पहले ही अंदाज़ा था कि मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ, या जर्नलिज़्म की दुनिया में मैं रहना चाहती हूँ। ये समझिए कि मैंने अपनी पढ़ाई और अपनी ज़िंदगी की काफ़ी एक्सपीरियंसेस इसी हिसाब से फिर डिसाइड करे कि मुझे लिखने का मौका मिले। बचपन से ही पत्रकार बनने का सपना देखने वाली तरन खान। किताब कॉलम के आज के एपिसोड में पत्रकार तरन खान के काबुल के सफर के बारे में बात होगी। तरन की ही तरह सदियों पहले मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहिब काबुल गए थे। मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहिब की पढ़ाई लिखाई इस्फहान में हुई थी। वे अरबी फारसी दोनों भाषाएं जानते थे और उन्हें क्लासिकल गज़ल का उस्ताद कहा जाता है। कहते हैं कि कोई 1626-27 के आसपास वो हिंदुस्तान के सफ़र पर गए और शाहजहां के दरबार में हाजिर हुए, जहां उनका खूब स्वागत हुआ। इस्फहान वापसी के दौरान मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहिब कश्मीर और काबुल रुके, और काबुल को देखकर इतने मुतासिर हुए कि उसकी शान में नज़्म लिखी, काबुल। वही काबुल जिसकी छतों पर चमकते हैं अनगिनत हसीन चांद, जिसकी दीवारों के पीछे दमकते हैं हजार हा सूरज। तरन खान की किताब शैडो सिटी 2019 में विंटेज पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने प्रकाशित की। तरन अपनी किताब में इस नज़्म के अलावा एक नौजवान शायर रमज़ान महमूदी की नज़्म का जिक्र भी करती हैं, जिसने काबुल की खूबसूरती को यूं बयान किया। काबुल के दामन में आसमान से बरसते हैं फूल ऐसे, खुदा दे रहा हो नई दुल्हन को लिबास जैसे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, जो पिछले कई सालों से बार बार उजड़ी और बार बार बनी। कभी रूसी आए, कभी अमरीकी, कभी मुजाहिदीन उठ खड़े हुए, तो कभी तालिबान। कभी सत्ता बदली, कभी कल्चरल हेरिटेज को नुकसान पहुंचा, तो कभी जान माल को। लोगों को जैसे दहशत के साए में जीने की आदत पड़ गई। ऐसे शहर में तरन खान कब और कैसे पहुंची? मैं पहली बार 2006 में काबुल गई थी अपने शौहर के साथ, और एक और हमारे दोस्त गए थे साथ में। और उस वक्त हमको असाइनमेंट मिला था। एक छोटा सा टीवी और रेडियो प्रोडक्शन हाउस है काबुल में, जिसमें हमको असाइनमेंट था हमारा उनको ट्रेनिंग देने का, वहाँ जो एम्प्लॉयज़ थे। और वहाँ पे हम लोगों को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला। वहाँ पे उस ज़माने में जो एनर्जी थी, जो लोग थे,
जो शहर दिखा, बहुत ही ज़्यादा मुझे दिलचस्प लगा, और मेरे शौहर को भी। और हम लोगों ने वहाँ, लोगों को इतना पसंद आया वो पूरा सेटअप के हम लोग फिर रास्ते ढूंढते रहे वापस जाने के लिए। तो 2006 से 2013 तक हमको जितने मौके मिले, अलग अलग मीडिया ट्रेनिंग के लिए ही अक्सर हम लोग गए। तो जितने मौके मिले हमने लिए और वहाँ गए और वहाँ रहे, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प लगता था हमको वहाँ जाना, वहाँ काम करना, वहाँ के लोगों से मिलना जुलना। और वहाँ की जो एनर्जी थी, जैसे मैंने कहा, वहाँ पे फिल्म मेकर्स जो थे वो बहुत मेहनत से, बहुत कम रिसोर्स के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग काम कर रहे थे। तो वो भी मुझे एक बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस लगा। तो मैं गई तो थी वहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए इनिशियली, पर मुझे लगा मैं वहाँ से बहुत कुछ सीख कर आई। मैं लिखती भी थी वहाँ एज अ जर्नलिस्ट, मैं पब्लिश कर रही थी अपने आर्टिकल्स इंडियन पब्लिकेशंस में और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में भी। तरण खान कहती हैं कि वो एक बार नहीं, कई बार काबुल की यात्रा पर गईं, बल्कि काबुल जाने के बहाने ढूंढती रहीं। लेकिन ये किताब लिखने का ख्याल कब और कैसे आया उन्हें? काबुल से ये कैसा रिश्ता बना उनका? वो कौन सी चीज थी, कौन सा आकर्षण था जो बार बार अपनी तरफ खींचता रहा? तरण खान: ये लगा कि जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जो शहर के बारे में, जो वाक़ई मेरे दिल को छूती हैं, या जो मुझे कनेक्शंस दिखना शुरू हुए, काफ़ी सारे अपने नाना की वजह से मुझे ये कनेक्शंस दिखना शुरू हुए। मैं उनको बाबा कहती थी, और बाबा मुझे काबुल के बारे में बहुत कहानियाँ सुनाते थे। वो ख़ुद कभी काबुल गए नहीं थे, लेकिन शायरी के ज़रिए, लिटरेचर के ज़रिए, माइथोलॉजी के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए उनका एक बहुत ही क्लोज़ कनेक्शन था इस शहर से। तो वो अलीगढ़ में रहते थे, और जब मैं आती थी उनके पास, वो मुझे काबुल के बारे में कुछ-कुछ बताते थे। मैं चीज़ सुनती थी, मेरे लिए वो शहर बढ़ जाता था, एक उसमें नया लेयर ऐड हो जाता था। मैं काबुल जाती थी, वहाँ पे मैं उस चीज़ को तलाशती थी, या उस नज़रिए से फिर मैं उस शहर को ढूँढती थी, तो इट बिकेम इवन रिचर, और भी इंटरेस्टिंग होता था। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन था जो बाबा ने मेरे लिए पैदा करा। ये सब चीज़ें जर्नलिस्टिकली लिखना बहुत मुश्किल था। इस न्यूज़ फीचर या फीचर स्टोरीज़ भी जो थोड़ी लंबी होती हैं, उनमें इस सब को फ़िट करना काफ़ी मुश्किल था। तो इसी वजह से फिर मुझे लगा कि शायद ये सब भी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों से समझ में आता है कि काबुल में रहना, काबुल को देखना, काबुल को एक्सपीरियंस करना क्या है, मेरे लिए कम से कम क्या है। तो इसी वजह से फिर मेरे दिमाग में किताब का ख़्याल आया। तरण खान की किताब शैडो सिटी जब मेरे हाथ में आई तो अंग्रेजी के टाइटल को देखकर मन में कई तस्वीरें उभरी। मसलन वो शहर जिसकी प्यास के छिलकों की तरह कई कई परतें हैं, या वो शहर जिसकी छाया भर बाकी है, या ऐसा शहर जिसकी छाया में मुसाफिर कुछ देर बैठकर दम लेते हैं। तरण खान ने ये टाइटल क्या सोचकर चुना? शैडो सिटी का नाम, ये आइडिया मेरे एडिटर से आया था ओरिजिनली। जो मेरे यूके में एडिटर हैं, उन्होंने इस बात का सजेशन दिया कि एक ड्राफ्ट पढ़ के उन्हें लगा कि ये शहर के बारे में किताब है जिसमें काफ़ी कुछ इम्प्लाइड है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नज़र आती भी हैं और वहाँ पे हैं भी नहीं। तो क्योंकि इस किताब का अप्रोच शहर की तरफ ये है कि एक्सकवेशन की तरह से है, कि आपको जो नज़र आ रहा है उसके पीछे भी कुछ है, उसके भी पीछे कुछ है, और उसके भी पीछे कुछ है। आप जितनी बार देखिए, शायद अलग तस्वीर सामने आए। तो उनका ये सजेशन था कि इसको कैप्चर करने के लिए एक टाइटल शैडो सिटी अच्छा रहेगा। और शुरू-शुरू में मैंने इसके बारे में सोचा, फिर मैंने आगे लिखा, हम लोगों ने ड्राफ्ट्स लिखे, और मुझे लगा कि हाँ, वाक़ई इसमें इतनी गुंजाइश है कि जितनी शेड्स ऑफ मीनिंग मैं लाना चाह रही हूँ इस किताब में, और इस शहर के बारे में जो मैं चाह रही हूँ कि समझ आए रीडर्स को ये बात कि आपको एक चीज़ दिख रही है, और वो है भी और नहीं भी है। जो दिखाई देता है वो है भी और नहीं भी। ऐसा लगता है ये शहर एक पहेली है, या फिर तरण खान पाठक के सामने पहेली रख रही हैं जिसका सही सही जवाब खुद उनके पास भी नहीं। लेकिन इस किताब में तरण ने हमें काबुल की सड़कों बाजारों की ही सैर नहीं करवाई, उन जगहों पर भी लेकर गई हैं जहां आम तौर पर कोई सैलानी नहीं जाता। ऐसे लोगों से भी मिलवाया जिनसे एक टूरिस्ट की शायद ही कभी मुलाकात हो। तो मेरा सवाल था कि शैडो सिटी को वो क्या कहेंगी? क्या यह किताब एक पत्रकार का रिपोर्टाज है, सफरनामा है, काबुल की उनकी यादों की डायरी है, या किसी सैलानी के लिए लिखी गई गाइड बुक?
ये बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब अभी तक मुझको पूरी तरह नहीं मालूम है और इस सवाल के बारे में जब मैं लिखते वक़्त सोचती थी तो लिखना मुश्किल हो जाता था। तो जब मैंने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया कि ये किताब आखिर है क्या, तो लिखना काफ़ी आसान हो गया। मेरे हिसाब से लिखते वक़्त तो मुझे ये नैरेटिव नॉन फ़िक्शन की एक किताब लगी कि इसमें रिपोर्टाज भी है, इसमें मेमोरी भी है, इसमें लोगों की आवाज़ें भी हैं, इसमें मेरी आवाज़ भी है। लेकिन मैं ये बहुत क्लियरली जानती थी कि एक ट्रेडिशनल मेमोir नहीं लिखना चाहती हूँ मैं। उसकी वजह ये थी कि ट्रेडिशनल मेमोir में आम तौर पे जो प्रोटैगनिस्ट होता है या होती है, वही लेखक वो लेखक की आवाज़ होती है। और मेरे ख़्याल से एक जर्नलिस्ट जो एक वॉर टॉर्न जगह जाए या कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में जाए, उनकी कहानी हम लोग काफ़ी सुन चुके हैं। और साथ में मुझे ये भी लगता है कि मैं अपने आप में इतनी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर नहीं हूँ जितने वो लोग हैं जिनसे मैं काबुल में मिल रही हूँ। तो ज़ाहिर है क्यों नहीं कहानी उस जगह की बताई जाए जहाँ पे इतने दिलचस्प लोग हैं, जहाँ की कहानियाँ इतनी दिलचस्प हैं। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी क्लियर था कि ये ट्रेडिशनल मेमोir नहीं है। हाँ, मैं इस किताब में मौजूद ज़रूर हूँ और वो भी ज़रूरी था क्योंकि ये आपको किसका नज़रिया दिख रहा है, ये भी तो रीडर को बताना ज़रूरी है। और मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगी ये बात कि रीडर को मालूम होना चाहिए कि ये मेरी आवाज़ है, ये मेरे इम्प्रेशंस हैं, ये मेरी अपनी कहानी ये है जिसकी वजह से मुझे ये सामने एक तस्वीर इस तरह नज़र आ रही है। प्लस इससे ये फ़ायदा ये था कि मैं कनेक्ट कर सकती थी अलीगढ़ को काबुल से, अपने बाबा की आवाज़ काबुल के किसी कैरेक्टर के साथ। तो उस हिसाब से मैंने अपनी प्रेजेंस रखी है इस किताब में, लेकिन इसमें सेंट्रल कैरेक्टर इस किताब में जो है वो शहर काबुल ही है। तरन खान की नज़र से काबुल, जिसका नक्शा किताब के शुरू में दिया गया है। लेकिन खास बात ये, इसके अलावा पूरी किताब में कैमरे से खींची गई कहीं कोई तस्वीर नहीं है, न लोगों की, न मशहूर इलाकों की। शहर की तमाम तस्वीरें तरन ने अपने शब्दों से आंकी हैं। तो कैसी हैं ये तस्वीरें? सुनिए शैडो सिटी का एक छोटा सा अंश उनकी ज़बानी। One of the first things I was told when I arrived in Kabul was never to walk. It was early 2006, 5 years after the overthrow of the Taliban government by US-led coalition forces, around the same amount of time that the Taliban had been in power before 2001. Winter was just beginning to fade and, like the seasons, Kabul was on the verge of turning, though we did not know it then. As spring transformed the surroundings, I joined the rush of bodies on the street and took my first walk in the city. My memory begins from a place I almost certainly did not start from. I must have got there somehow. But in my mind, I first recall moving through a bazaar called Mandai on the southern side of the Kabul River. I remember making my way through narrow lanes and shops that extended onto the street, traders and their carts spilling onto the thoroughfares, stepping around the piles of dried fruit, tins of cooking oil, soap, the way the dull sunlight of that rainy spring day filtered through the canopies erected over some shops. The earth was muddy, the market not too crowded. Familiar, like the bazaars of cities I knew in India. I recall walking onto a bridge and buying a checked scarf from a young man standing by its railing. His face was barely visible behind his stock of fluttering fabrics, which he had tied to a wooden frame resting on his shoulders. He smiled when I took his picture. Behind him were the mountains that encircle Kabul, the Koh-e-Sher Darwaza on my left, the Koh-e-Asmai to my right. Between them, below the bridge, was the river, sluggish with some water, some rubbish. I moved through the bridge and in the process I spanned the city's history, from the Shahr-e-Kona, or the old city, to the Shahr-e-Nau, or new suburbs, ahead of me. Memory returns in fragments. I remember walking through the half-empty streets, feeling the sun on my back. I heard snatches of song on a radio, past a group of young men lounging on a broken sofa they had pulled onto the street. I saw walls with bullet marks, barriers across gates, and the glass panes of shop fronts painted with calligraphy. Under my feet was the slush of the spring. There was smoke rising from the chimneys, and evening coloring the snow on the peaks of the Paghman range on the horizon. Birds on the bare branches of trees, singing songs of the approaching dusk. Back in my room, I had tried to brush the mud off my shoes, my clothes, but it had clung stubbornly. I had looked out of the window. Beyond the walls that enclosed the courtyard, the city had changed. It shimmered like a promise, far larger than I had thought. The more I walked,
the larger it revealed itself to be. आप सुन रहे हैं अचला शर्मा के साथ सिने पॉडकास्ट सीरीज किताब कॉलम, बातें किताबों की और किताबें लिखने वालों की। सिने इंक के सभी पॉडकास्ट सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए cineinc.com। आंगन की दीवारों के पार काबुल शहर किसी वादे की तरह झिलमिला रहा था। शैडो सिटी की लेखिका तरन खान। शैडो सिटी 2019 में प्रकाशित हुई। तरन से मेरा सवाल था कि किताब लिखने का प्रोसेस क्या था। क्या वो हर बार के सफ़र में नोट्स लेती रहीं और क्या रिसर्च करने की ज़रूरत महसूस हुई? जैसे कि मैंने कहा, मैं काबुल में जब थी 2006 से 2013 के बीच में, मैं एज अ जर्नलिस्ट लिख रही थी। मेरे आर्टिकल्स छप रहे थे अलग अलग पब्लिकेशंस में, और साथ साथ ये भी था कि मैंने ज़ाहिर है फिर रिसर्च भी करी। जब किताब लिखने का आइडिया आया तो मैंने बहुत सारी रेफरेंसेस ढूंढी, लोगों से बात करी, और इस किताब ने कई रूप भी लिए हैं। ये बात भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग अब लगती है कि इसने कई शक्लें ली हैं और काफ़ी शेप शिफ्ट किया था। क्योंकि शुरू में मैंने सोचा था कि मैं एक एसेस की किताब लिख रही हूँ, जिसमें हर ऐसे अलग होगा, हर एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा हर चैप्टर का। लेकिन मेरे ख़्याल से ये बात मैंने सीखी कि लिखते वक्त आपकी किताब के ऊपर कंट्रोल एज अ राइटर होता है, लेकिन एक लेवल तक ही होता है। और जो कैरेक्टर्स हैं, जो जगह हैं जिनके बारे में आप लिख रहे हैं, उनकी एक अपनी एनर्जी होती है, उनका एक अपना शौक़ होता है कि हमारे बारे में इस तरह लिखो। तो करते करते उन्होंने अपनी आवाज़ भी आई थिंक काफ़ी क्लियरली सुना दी, और धीरे धीरे इस किताब ने शक्ल बदली। और ये फ़िलहाल जिस तरह है वो काफ़ी शॉर्ट वर्जन है, क्योंकि मेरी पहली जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी बहुत लंबी थी। मैं चाहती थी हर चीज़ लिखूं, और धीरे धीरे करके उसमें मैंने फिर ये देखा कि जो भी आवाज़ या जो भी कैरेक्टर या जो भी इंसिडेंट एक नया लेयर ऐड कर रहा है काबुल के बारे में, हमें समझने में उसकी इसमें मदद कर रहा है, या एक खिड़की खोल रहा है कि एक अलग तरह से ये शहर दिखे, उनको ही रखूं, तो फिर उस चीज़ का मज़ा भी है और उसका कुछ इम्पैक्ट भी है। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस था, मैंने वक्त लिया, क्योंकि मैं सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये था कि ये शहर और ये लोग जो मेरे दिल के इतने करीब हैं, जो मैं जानती हूँ इतनी स्पेशल एक जगह है, उसके बारे में मैं जितना अच्छा मैं लिख सकूँ, जितनी मेहनत से मैं लिख सकूँ, वो मैं ज़रूर करूँ। तो मैंने अपने आप को वक्त दिया ये पूरा करने के लिए। तरन खान ने लिखा है कि जब मैं पहल काबुल पहुंची तो मुझे जो हिदायतें दी गईं उनमें एक ये थी कि कहीं भी पैदल घूमने मत जाओ। हिदायत सोच समझ कर दी गई होगी, क्योंकि भले ही उस वक्त तक काबुल से तालिबान हुकूमत को खदेड़ा जा चुका था, लेकिन लोग भूले नहीं थे कि तालिबान शासन के दौरान औरतों पर कितने जुल्म हुए, कितनी ज़्यादतियाँ हुईं। मेरा सवाल था कि सालों साल चली आ रही लड़ाई, गोलीबारी और बम धमाकों से छलनी शहर में यहाँ वहाँ एक हिंदुस्तानी लड़की के लिए घूमना कहाँ तक महफूज था? मेरे ख़्याल से काबुल में इंडियन होना काफ़ी बड़ा एडवांटेज था मेरे लिए, क्योंकि वहाँ लोग हिंदुस्तानियों को बहुत पसंद करते हैं। और ख़ास करके क्योंकि हमारे जानने वाले या हम जिनके साथ काम करते थे उनका ताल्लुक़ सिनेमा से होता था, तो बॉलीवुड का की बहुत बातें होती थी, और बॉलीवुड फ़िल्म्स, बॉलीवुड म्यूज़िक, पॉपुलर कल्चर, ये सब बहुत ही क्लोज़ली कनेक्ट करते हैं हम लोगों को। तो ये तो काफ़ी बड़ा एडवांटेज था। एज़ एन इंडियन मुझे बहुत हॉस्पिटैलिटी मिली, बहुत चाय पीने को मिली, लोगों ने घर पे खाने को भी बुलाया। एक अलग मोहब्बत से मिलते हैं लोग जब उन्हें पता चलता है कि आप हिंदुस्तान से आए हैं। स्पेशली मुंबई से सुन के ही उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती थी। अक्सर ये एक्सपीरियंस करा है मैंने। ख़तरे की बात जहाँ तक है, हाँ ज़ाहिर है काबुल में हर वक्त ख़तरे का एहसास हो सकता है, लेकिन साथ में और भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं। नॉर्मल दिन भी होते हैं, सारे किस्म के इमोशंस होते हैं। ये चीज़ मुझे सबसे क्लियरली समझ में आई कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको प्रिपेयर्ड इस चीज़ के लिए रहना होता है कि नॉर्मल दिन के बीच में अचानक ऐसी ख़बर या अचानक आपके सामने कुछ ऐसा हो सकता है कि सब कुछ बदल जाए। और मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मेरे जो हमकार थे, मेरे जो दोस्त थे, उनके ऊपर मुझे पूरा भरोसा था कि वो लोग जो कहते हैं और जो मुझे एडवाइस करते हैं, उनकी सलाह के हिसाब से मैं चलती थी। उनकी उनकी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि अगर ये लोग ना होते मेरे आसपास और वो इतनी जेनरसली मुझे शेयर नहीं करते शहर का
अपनी कहानियाँ मुझे ना सुनाते, अपने साथ लेके नहीं जाते इन जगहों पे, तो मेरे लिए इस शहर को इस तरह एक्सपीरियंस करना मुमकिन ही नहीं था। तो वाक़ई उनके बिना ये किताब इस तरह तो नहीं लिखी जा सकती थी। तरन खान। काबुल शहर जहां आम जनजीवन चलता रहता है मगर चौकन्ना रहकर। मुझे याद नहीं पड़ता कि अफगानिस्तान या उसकी राजधानी काबुल में कभी लंबे समय तक शांति बनी रही हो। एक जमाने से चलती आ रही सियासी उथल पुथल और लड़ाइयों ने लाखों लोगों को भागकर पाकिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर किया। तरन खान ने 2006 से 2013 के बीच काबुल के दौरे किए, जिनका नतीजा है उनकी किताब शैडो सिटी। तो इस दौरान उन्होंने काबुल में क्या बड़े बदलाव आते देखे? जिस ज़माने में मैं काबुल में रही 2006 से 13 तक, ये वो ज़माना था जब तालिबान को गए हुए 5 साल हुए थे 2006 में, और 2013 जब मैं आखिरी बार गई काबुल, उसके अगले साल आईसाफ जो नेटो की अलायंस थी, उसका फॉर्मली कॉम्बैट ऑपरेशंस एंड हो रहे थे 2014 में। उस वक्त तो ये पूरी आग थी किताब की मेरी, और ये एक मूवमेंट था जो आई थिंक इन हाइंडसाइट काफ़ी इंटरेस्टिंग वक्त था मुझे देखने के लिए, जिसमें शुरू में काफ़ी ऑप्टिमिज्म था, काफ़ी रिलेटिवली सिक्योर था काबुल कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और धीरे धीरे शहर फैला, शहर में आबादी बहुत बढ़ी, और साथ में इसकी जो टेरिटरी थी वो भी काफ़ी फैली, जो आसपास की पहाड़ियाँ हैं उसके भी आगे तक आबादी फैल गई। फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ा, और साथ में ये भी हुआ कि क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब होती जा रही थी, तो मैंने ये भी देखा कि धीरे धीरे जो गवर्नमेंट थी और जो इंटरनेशनल एजेंसीज थी, इन्होंने अपने सिक्योरिटी बाउंड्रीज़ के पीछे रिट्रीट करना भी शुरू कर दिया। तो सड़क पे कंक्रीट बैरियर्स या सैंड बैग्स और सिक्योरिटी गार्ड्स और चेक पॉइंट्स, ये सब काफ़ी बढ़ गए हमारे देखते देखते। साथ में ये भी था लेकिन कि लोगों की ज़िंदगी में, ख़ास करके वो लोग जो जॉब्स करते थे एनजीओज़ के लिए या अलग अलग एजेंसीज़ के लिए, उनकी ज़िंदगी में कुछ हद तक खुशहाली आई। उनको, जैसे हमारे एक जानने वाले थे, उनको हिजरत के कई साल बाद अपने शहर में अपना घर बनाने का मौका मिला, और उनको बहुत खुशी थी इस बात की। तो ये काफ़ी अलग किस्म की चेंजेस निकले इस ज़माने में, एंड आई थिंक माई गुड फॉर्चून वॉज टू सी दिस एंटायर साइकिल ऑफ चेंज प्लेइंग आउट बिटवीन 2006 to 13। तरन खान हमें अपनी किताब शैडो सिटी में काबुल के कई चेहरे दिखाती हैं, गलियों, सड़कों, पुलों, बाजारों से लेकर कब्रिस्तान तक। वो हमें ऐसी कॉफ़ी शॉप्स में भी ले जाती हैं जहां लोग कॉफ़ी के साथ साथ शेल्फ पर लगी किताबें भी पढ़ सकते हैं, बल्कि ले जा सकते हैं। तरन खान पाठक को तरह तरह के किरदारों से मिलवाती हैं, जिनमें आम औरतें हैं, बच्चे हैं, चाय वाले हैं, लाइब्रेरियन हैं, प्रोफेसर हैं, हिस्टोरियन हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, फिल्में बनाने वाले हैं। मैंने जानना चाहा कि इनमें कौन सा ऐसा किरदार है जिसे वो कभी भुला न सकेंगी। मेरे ख़्याल से मैंने जितने लोगों के बारे में लिखा है इस किताब में, वो सब ऐसे हैं जिनको मैं कभी नहीं भूल सकती। और ये वाकई मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं इतने इंटरेस्टिंग लोगों से मिली, जो इतने जेनरस भी थे कि उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया, अपना वक्त दिया अपने साथ। सबसे ज़्यादा शायद इस वक्त जो मुझे ख़्याल आ रहा है वो ज़फ़र पैमान का है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं। और जब मैं उन्हें मिली थी तो उन्होंने काबुल की एच पे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है शुहदाए सालेहीन नाम का, उसमें एक पहाड़ी है टपे नारंज, उसके स्लोप्स पे उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री एक्सकवेट करी थी। और इस जगह को देख के इतना मुझे साफ नज़र आया कि इस शहर की मिट्टी में कितनी डाइवर्सिटी है, कितने लेयर्स हैं हिस्ट्री के। मैं वहाँ खड़ी थी और वहाँ से लिटरली मेरी आंखों के सामने काबुल के अलग अलग रूप सामने आ रहे थे। और ज़फ़र की जो डेडिकेशन थी अपने काम के लिए, इतनी मुश्किलें उनके सामने थी एज एन आर्कियोलॉजिस्ट, एज एन अफ़गान, बहुत चैलेंजेस थे, पर वो बिल्कुल डेडिकेटेड थे और उनको इश्क था अपने इस काम से। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग था, उनके जैसे लोगों से मिलना, उनका काम देखने का मौका मिलना और उनसे सीखना कि इस शहर के पीछे कितनी कहानियाँ हैं और कितनी खूबसूरत कहानियाँ हैं। तरन खान, जिनकी काबुल पर लिखी किताब शैडो सिटी, अ वुमन वॉक्स काबुल 2019 में विंटेज
पेंगुइन रैंडम हाउस से प्रकाशित हुई और उसे 2021 में स्टैनफोर्ड डोलमैन ट्रैवल बुक ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। ये पुरस्कार एडवर्ड स्टैनफोर्ड के नाम पर दिया जाता है और उसके स्पॉन्सर हैं स्टैनफोर्ड्स नामक लंदन स्थित एक बुक स्टोर, जो किताबों के अलावा दुनिया भर के नक्शे भी बेचते हैं। स्टैनफोर्ड्स बुक स्टोर की स्थापना 1853 में हुई थी। और अब आज का सवाल, क्या आपको याद है कि दुनिया में अब तक की सबसे मशहूर ट्रैवल बुक्स कौन सी हैं? किन लेखकों के यात्रा वृत्तांत या सफरनामे सबसे ज्यादा मशहूर हुए? जवाब के साथ परवेज आलम। सफरनामा लिखने का सिलसिला तभी शुरू हो गया था जब इंसान ने एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू किया था और लिखना सीखा था। अल्लामा इकबाल तो सफ़र को एक अलग मकाम पर ले जाते हैं। फरमाते हैं, बाग़े बहिश्त से मुझे हुक्म सफ़र दिया था क्यों, कारे जहां दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। इसलिए बहुत पीछे न जाकर स्कूल की किताबों को याद कीजिए, जिनमें मेगस्थनीज, फाहियान, अल बैरूनी, मार्को पोलो और इब्ने बतूता के किस्से लिखे हुए मिल जाएंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता बहुत ही मशहूर है, इब्ने बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। 14वीं सदी में अपने वतन मोरक्को से इब्ने बतूता ऐसे दुनिया की सैर पर निकले थे कि 1,17,000 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में भारत भी आए और फिर बाद में दुनिया का महान सफ़रनामा लिख डाला, रहला। उनसे कुछ वक्त पहले वेनिस से एशिया के लिए मार्को पोलो निकले थे। उनका सफ़रनामा द ट्रैवल्स ऑफ मार्को पोलो भी बहुत ही मशहूर है। दरअसल ये सफ़रनामे अपने ज़माने की तारीख कहते हैं। ट्रैवलॉग या सफ़रनामा तरह तरह के रंगो रूप में हमारे हाथ में आता है, कभी एटलस की शक्ल में और कभी ब्लू प्लैनेट गाइड के रूप में। लेकिन फ़िलहाल हम थोड़ी सी बात करते हैं उन किताबों की जो हमें किसी देश या शहर तो ले जाती हैं, साथ में हमें एक तहजीब, संस्कृति, ज़बान और वहाँ के लोगों से भी मिलवाती हैं। इनकी लिटरेरी वैल्यू भी है। ऐसी ही एक किताब है अ पैसेज टू इंडिया। ए.एम. फॉस्टर का नॉवल है जो हमें 1924 के आसपास का इंडिया दिखाता है। 1984 में डेविड लीन ने इसी किताब पर फिल्म बनाई थी, जिसे 11 ऑस्कर नॉमिनेशंस मिले थे और मुझे इसलिए याद है क्योंकि इसमें अलीगढ़ के कई किरदार और कहानियां हैं। ऐसी ही एक बड़ी प्यारी किताब है कोरफू ट्रिलॉजी। ये दरअसल 3 किताबें हैं। राइटर हैं जेरल्ड डरेल। ग्रीक आइलैंड कोरफू में 1935 से लेकर 1939 तक ब्रिटिश लेखक जेरल्ड डरेल अपनी विधवा माँ और भाई बहनों के साथ किस तरह बचपन गुजारते हैं, पढ़ने वालों को मजा आ जाता है। अमेरिकन ऑथर और पोइट माया एंजेलो ने तो कमाल ही कर दिया। 1962 में वो अपने वतन घाना जाती हैं और फिर एक लंबी कविता लिखती हैं, ऑल गॉड्स चिल्ड्रन नीड ट्रैवलिंग शूज। बहुत ही मार्मिक सफरनामा है ये। लोगों ने बड़े प्यारे सफरनामे लिखे हैं, जैसे कि रफिंग इट बाय मार्क ट्वेन, बर्मीज डे बाय जॉर्ज ऑरविल, द वॉयेज ऑफ द बीगल बाय चार्ल्स डार्विन। हिंदी उर्दू में भी सफरनामों की शक्ल में कई दिलचस्प किताबें सामने आती हैं। हिंदी में राहुल सांकृत्यायन सबसे बड़े यायावर माने जाते हैं। अद्भुत काम है। लद्दाख, तिब्बत, श्रीलंका, जापान, ईरान और चीन वगैरह की अपनी यात्राओं को वो कभी कहानी की शक्ल देते हैं और कभी उपन्यास की। 1893 में आपका जन्म हुआ और 1963 में चल बसे। आज ही पढ़िए उनकी किताब तिब्बत से 1.25 वर्ष, 1933 की बात है। मेरी यूरोप यात्रा, वोल्गा से गंगा और भी बहुत कुछ लिखा और खूब लिखा। हिंदी में यात्रा वृत्तांत पढ़ने के लिए अगर आपको केवल एक नाम चाहिए तो लिख लीजिए, राहुल सांकृत्यायन। अपने इसी नायाब काम के लिए उन्हें साहित्य अकादमी और पद्म भूषण से भी नवाजा गया। उर्दू में पहला काबिल जिक्र सफरनामा 1847 में सामने आया, यूसुफ खां कंबलपोश का अजायबात फिरंग। दिलचस्प बात यह है कि सर सैयद का मुसाफिरान लंदन 1875 के सफ़र की यादगार है। जदीद सफ़रनामों का सिलसिला ख्वाजा अहमद अब्बास के सफ़रनामे मुसाफिर की डायरी से शुरू होता है और ये जिक्र है सन 1938 का, जब अब्बास साहब पानी के जहाज से रवाना हुए। 5 महीनों में आधी दुनिया देख डाली और खर्चा हुआ 3,500 रुपये। सिर्फ 3,500 रुपये, लेकिन उस जमाने की। मैंने अभी ये किताब पढ़नी शुरू की और बेहद दिलचस्प किताब है। उर्दू में मेरे पसंदीदा सफ़रनामे हैं बजंग आमद और सलामत रवी। कर्नल मोहम्मद खान ने क्या तंज़ो मिज़ाह के साथ दुनिया का हाल सुनाया है, वाह। इसी तरह इब्ने इंशा के सफ़रनामे चलते हो तो चीन को चलिए, आवारागर्द की डायरी और इब्ने बतूता के ताक़ुब में पढ़ने वाले को गिरफ्तार किए रखते हैं। परवेज आलम।
सिने इंक किताब कॉलम के बारे में अपनी राय हमें भेजते रहिए। हमारा पता है post@cineink.com। अगले एपिसोड में एक नए लेखक से मुलाकात और एक नई किताब की चर्चा होगी। अचला शर्मा को अनुमति दीजिए। नमस्कार। आप सुन रहे थे अचला शर्मा के साथ सिने इंक पॉडकास्ट सीरीज किताब कॉलम। ये पॉडकास्ट एप्पल, स्पॉटिफाई और गूगल के अलावा दूसरी ऐप्स पर भी मौजूद है। यूट्यूब पर भी सिने इंक के सभी प्रोग्राम सुने जा सकते हैं। सुनिए और सब्सक्राइब कीजिए। सर्च में सिर्फ आपको सिने इंक टाइप करना है, CINEINK। पूरी जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर आइए cineink.com।